Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करते हुए हम JEE एडवांस लेवल तक की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ये जो Cengage का पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइड कर रखा है उन्होंने, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके बाद वन आफ्टर अनदर हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से इन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे और नहीं संदेह उसके बाद उसके एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हर चैप्टर को अच्छे से बाइंड अप करेंगे। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं लेंगे, कोई भी मतलब सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहेंगे, कोई ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन का कंसेप्ट है ही नहीं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिखाई देगा गेट नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैराबोला की एक्सरसाइजेस और अभी हम जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो है लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मैट्रिक्स मैच टाइप भी करेंगे और आफ्टर विच विल कंटिन्यू विद JEE एडवांस्ड में पूछे गए पैराबोला चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। यकीनन तौर पर एक अच्छी तैयारी है, बस आप मजबूती से पढ़िए, आप रेगुलरली पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इन्हें रिवाइज करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए। इस तरीके से बस एक अच्छी तैयारी करते रहिए। इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, कंसीडर वन साइड AB ऑफ अ स्क्वायर ABCD, तो एक स्क्वायर है ABCD इन ऑर्डर ऑन लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 17। तो सर उस स्क्वायर की एक साइड तो मुझे कहाँ मिल रही है, इस स्ट्रेट लाइन पर। कौन सी साइड, AB, बाकी का क्या। एंड द अदर टू वर्टिकल्स, बाय द वे उसने कहा है क्या, उसने एक बहुत क्रूशियल हिंट दी है, जो उसने कहा है वो क्या है, स्क्वायर। जो दूसरे दो आपके वर्टाइसेस है C और D, वो आपके पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर हैं। कोशिश करते हैं सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक सुलझा हुआ सा पैराबोला है सर, जिसको लेकर हमारा जीवन सॉर्टेड है, जिसको लेकर हमारा जीवन बहुत सुलझा हुआ है, क्योंकि सर मैं जानता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है। आई होप आप सब ये प्लॉट करना जानते हैं कि ये आपका पैराबोला बन जाना तय है। ये आपका पैराबोला होगा कौन सा भाई, ये आपका पैराबोला होगा, थोड़ा सा सिमेट्रिकली मैं ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। ये जो पैराबोला है सर, ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब अगर मैं आपका ओपिनियन लेता हूँ यहाँ पर इस लाइन को प्लॉट करने के लिए, तो देखो मैं अगर x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आती है -17। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है 17/2। तो मोटा मोटा ये लाइन कहीं यहाँ कहीं से जा रही होगी, कुछ ऐसी। दिस लाइन वुड बी गोइंग समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जा रही होगी और इस तरीके से निकल रही होगी। ये कुछ हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझना, आपको 2 पॉइंट्स A और B तो यहाँ ढूंढने हैं, मतलब इस लाइन पे कहीं भी, और C और D इस पैराबोला पर ढूंढने। इस तरीके से ढूंढकर बनाना है कि आपकी ये जो 4 पॉइंट्स हैं उनको मिलाने से क्या बने, एक स्क्वायर ABCD। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, क्या ये पूरा सिनेरियो आप सभी को समझ आ रहा है। मैं क्वेश्चंस और देख लेता हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी होगी मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। द मिनिमम इंटरसेप्ट ऑफ लाइन CD ऑन द y एक्सिस, तो मुझे एक्चुअली लाइन CD तक तो जाना ही जाना है। द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो मुझे जो स्क्वायर आपका बनेगा ABCD उसके एरिया तक भी जाना है। तो इस तरीके से मुझे सारी चीज़ें वन आफ्टर अनदर करनी है। अच्छा, एक छोटी सी बात का जवाब दो, क्या मैं ये नहीं जानता कि जो आपकी लाइन CD होगी वो AB के पैरेलल होगी? क्या आप सब इस बात से एग्री करते? मैं सबसे पहला काम तो ये कर लेता हूँ कि मैं चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ। देखो मेरा क्या थॉट है, देखिएगा सर, मान लेते हैं कि A और B तो आपके यहाँ पर है, तो लेट्स से ये आपका पॉइंट है A, और मान लेते हैं सर ये आपका पॉइंट है लेट्स से B। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। और यहीं पर थोड़ा और अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो लेट्स से सर ये पॉइंट आपका हो जाता है क्या, C, क्योंकि ये ऑफकोर्स एक स्क्वायर है। और यहीं पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, आई एम रियली सॉरी, ये तो आपका C है ही, और यहीं पर एक पॉइंट और लेते हैं, ये ले लेते हैं लेट्स से आपका D। और इस तरीके से आपका ये पैराबोला इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिख रहा है ना। आई होप दिस डजंट बॉदर यू एट ऑल। और ये आपका स्क्वायर बन रहा है, मान लो थोड़ा सा ऐसा हमने बनाया,
कोई तकलीफ या कोई दिक्कत तो नहीं भाई, चीज़ें क्लियर हैं। और इस तरीके से आपको एक क्लियरली एक पॉइंट मिलता है सी और ये एक पॉइंट मिलता है डी। एक छोटी सी बात का आप जवाब दो, बहुत ध्यान से देखकर बोलना है स्टूडेंट्स। मैं सी और डी को लेकर क्या ओपिनियन रखता हूँ? मेरा ओपिनियन बड़ा इतना सा है कि सर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या मैं कुछ देख कर कह सकता हूँ? बहुत आराम से कुछ कह सकता हूँ। क्या मैं डी के कोऑर्डिनेट्स कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। चाहे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप मान लीजिए या फिर किसी और तरीके से। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद एक बात से और आप वाकिफ होंगे कि सर जो आपकी लाइन ए बी की स्लोप है वही लाइन सी डी की स्लोप है, क्योंकि मैं पहली बात तो ये देख पा रहा हूँ ना कि लाइन ए बी और सी डी आपके पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, है ना, तो मैं एक बहुत सिंपल सा ओपिनियन, एक सिंपल सा पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं सी डी में सी के कोऑर्डिनेट्स लेना चाहता हूँ तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स जैसे मान लेता हूँ, क्या कुछ भी आप मान सकते हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे सी के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में भी मानना चाहो तो चलेगा, या फिर आप अपने x1 y1 भी मानना चाहो तो चलेगा। तो मैं मान लेता हूँ लेट्स से पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280, लेकिन ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 नहीं होगा, ये आपका उस वाले पैराबोला में। खैर इस वाले पैराबोला में भी कोई बहुत विशेष बात नहीं, पर अगर आप चाहो तो मैं लेट्स से ले लेता हूँ इसे आपकी ये वाले वर्जन, कौन से x1 कॉमा y1 सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। आई होप बहुत मेस्ड अप नहीं हो रही है चीज़ें, आप समझ पा रहे हो, है ना। अब अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं तो क्या मिलेगा, इस पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सर सबसे पहली बात तो ये सी डी की स्लोप क्या है? तो सी डी की स्लोप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सी डी की स्लोप को मैं क्या लिखूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन अगर सी डी की स्लोप ए बी की स्लोप के इक्वल होगी, और ए बी की स्लोप कितनी है? सर ए बी की स्लोप है आपकी 2, कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ y2 और y1 में रिलेशन क्या होगा? क्लियर सी बात है सर, ये c और d इस कर्व पर लाई करते हैं। तो y2 को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे x2 का स्क्वायर। y1 को क्या लिखोगे आप? y1 को लिखोगे आप x1 का स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ऑफ कोर्स x2 माइनस x1। आप पैरामेट्रिक फॉर्म से भी करते तो कुछ इसी तरीके के कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ रहे होते। अब से सीधी सी बातें हो जाएगा x2 माइनस x1 टाइम्स x2 प्लस x1, और उससे एक ये फैक्टर कैंसिल, तो x1 प्लस x2 आपका 2 आ रहा है। तो पहला जो ज़रूरी कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है वो ये कि x1 प्लस x2 कितना आ रहा है? 2। क्या ये पहला पॉइंट आप सभी को समझ आया? इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं है। अब सेकेंड ओपिनियन आपका क्या निकल के आ रहा है सर? सेकेंड थॉट क्या आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या सारी बातें छोड़ के मैं एक ज़रूरी बात ही निकाल सकता हूँ कि सर एक छोटा सा काम आप ये करो ना, ध्यान से देखना। मैंने ये माना है कि ए बी के पैरेलल है लाइन सी डी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है तो क्या मैं सी डी की इक्वेशन को ऐसा नहीं लिख सकता, सी डी लाइन की इक्वेशन को, जो आप लिखते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। अब एम एक्स प्लस सी में m तो यही रहेगा क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो सी डी की जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ वो है 2x प्लस, अब ए बी में चूंकि वो -17 है तो सी डी में कुछ और होगा, तो लेट्स से मैं वो वेरिएबल ले लेता हूँ सी। कहीं और तो वेरिएबल नहीं है ना सी। अच्छा आप इस सी से उस सी को कंफ्यूज कर लेंगे, तो मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट्स से मैं उसे ले लेता हूँ क्या? k। कोई परेशानी तो नहीं है भाई। ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म है। ये सी डी की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सी डी ए बी के पैरेलल है, तो ये तो वही रहेगा, बस आपका इंटरसेप्ट चेंज होगा। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगली बात पर आता हूँ, तो एक बात बताओ, क्या एक कॉमन सा कंक्लूजन आप नहीं दे सकते सर कि अगर मैं सी और डी पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूँ तो वो क्या है? सो सी एंड डी पॉइंट आर नथिंग बट लाइन सी डी ने इस पैराबोला के साथ जो वो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। आपको आई होप ये बात समझ आ रही है। लाइन सी डी ने इस पैराबोला के साथ जो वो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं वो, तो पैराबोला क्या है सर? पैराबोला है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन क्या है सर? वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस के, आई बिलीव यही है ना, 2x प्लस के। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो देखो ध्यान से क्या निकल कर आता है सर। यहाँ से y की जगह आप एक्स स्क्वायर रख दें, तो ये एक्स स्क्वायर रखा माइनस टू एक्स और ऑफ कोर्स क्या माइनस के इज इक्वल टू 0। अब आप समझ रहे हो इसके दो रूट्स होंगे x1 और x2, वो कौन होंगे सर? वो जो रूट्स होंगे x1 और x2 वो यही हैं, क्योंकि x1 और x2 जो है वो c और d के कोऑर्डिनेट्स है। तो c और d इनका दोनों का सॉल्यूशन है ना, इन दोनों कर्व्स का। तो सर सीधी सी बात है, अगर मैं इनका सम ऑफ द रूट्स निकालूं तो आई होप आपको दिख रहा है वो क्या जाने वाला है, वो हो जाएगा -2/1, माइनस ऑफ -2/1 दैट्स 2, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी के साथ अगर इनकेस मुझे निकालना होता प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो मैं क्या कह रहा होता? सीधी सी बात है सर, -k/1, सो दिस इज गोइंग टू बी -k। क्या इन सारी बातों को आप समझ पाए?
कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा सर एक बात का जवाब दो, क्या आप मुझे निकाल के बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो ये CD की डिस्टेंस कितनी होगी? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि CD की डिस्टेंस निकालने से मैं उस स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो साइड की लेंथ क्या होगी? CD, जो हम CD निकालना चाह रहे हो। तो CD कितना होगा? सर CD मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो आप। तो CD मतलब क्या? इसकी साइड, इसकी साइड को क्या मैं A से कह लूँ? तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी साइड का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। साइड का स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, तो वो कितना होगा? सर वो होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ थोड़ा चीज़ों को देखते हैं। देखो क्या देखना है सर, y2 माइनस y1, आप y2 माइनस y1 को क्या कहोगे? आप देख पा रहे हो सर y2 माइनस y1 को, आई होप आप जानते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स ये क्या लिखा हुआ है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? सर मुझे जो दिख रहा है वो ये, ध्यान से देखना, ये ऑफ कोर्स आपका a स्क्वायर चल रहा है, राइट? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, हम रियली सॉरी, x2 प्लस x1, और इसका क्या? होल स्क्वायर। क्या आपको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है? और यहाँ पर प्लस में क्या दिखेगा आपको? ये दिख ही रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो कि आप ले सकते हैं कॉमन, और इस बेसिस पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जो दिखाई देगी वो क्या, कि सर a स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर टाइम्स क्या? ध्यान से देखो, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब x2 प्लस x1 क्या है? सर मेरे ख्याल से मैं निकाल चुका हूँ, x2 प्लस x1 कितना है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4, 4 प्लस 1 कितना? 5। तो शैलाय से मैं इसे सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ? 5। तो यहाँ पर ये क्या जा रहा है? 5। इस बात से कोई आपत्ति, इस बात से कोई प्रॉब्लम? सर आप चाहे तो शायद आप इसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आप इसे भी k के टर्म्स में लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 के स्क्वायर को मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान से देखना, मैं बेसिकली ऐसा इसलिए लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके x2 प्लस x1 में और x2 x1 में, है ना, इसके बजाय, क्योंकि मैं उन दो की वैल्यूज जानता हूँ जो हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाली है, तो वहीं तक जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि सर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, 5 टाइम्स क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को मैं लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से सुनना, का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2। ऐसा क्यों लिखा है? रीज़न आपको समझ आ रहा है? आपको दिख रहा है ना, ये क्लियरली आपका क्या है? ये है x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, और उससे माइनस वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो वो बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, जो कि क्लियरली आपका x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसा लिखने का रीज़न, आई थिंक अगर मैं 5 को इधर लाया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5, और इस तरफ अगर आप देखें तो देखो भाई x2 प्लस x1 वापस 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 4, और ये कितना था? x1 x2, सर ये था माइनस के, तो कितना हो जाएगा? प्लस के। कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ से मैं k और a में रिलेशन निकाल पा रहा हूँ, a इज़ दी लेंथ ऑफ दी साइड और k आपका वो लाइन का वेरिएबल। याद आई ये सारी बातें? कोई परेशानी तो नहीं है? अब हम चीज़ें कैसे करेंगे, चीज़ें कैसे सोचेंगे, इस पर बात करते हैं। मैं सीधे मूव करता हूँ आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। वो क्या बोल रहा है? मेरे ख्याल से शायद अगर आप ध्यान से देखें तो उसने यहाँ पर आपसे k की ही वैल्यू पूछ ली है, अगर आप थोड़ा ठीक से देख पा रहे हो तो। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? सर मिनिमम इंटरसेप्ट ऑफ लाइन CD ऑन द y एक्सिस इज, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है? आप इसको ऐसे सोचो, कैन आई से कि सर आपने जो यहाँ पर निकाला है ये k, ये वही तो है। चलो थोड़ा और सोचते हैं, मैं इसे थोड़ा रीराइट करता हूँ। वहाँ से 4 कॉमन लेके इधर लाया, तो कैन आई से सर ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन, है ना, 4 कॉमन लेके 5 इंटू 4 कितना? 20, और ये कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है k प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं? सर अगर इसे थोड़ा और रीराइट करें तो आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि आप k को क्या लिखेंगे? आप k को लिखेंगे a स्क्वायर बाई 20 माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं?
ये आपका आया इंटरसेप्ट, ये जो वैल्यू आई है के की, ये है आपका इंटरसेप्ट। अब अगर मैं सीधे चीज़ें सोचना चाहूँ तो क्या एक ज़रूरी कंक्लूजन आपको नहीं दिख रहा जिसको लेकर ओपिनियन बहुत सॉर्टेड सा है? क्या ओपिनियन है सर? एक बात सोचो, एक सिंपल सी बात समझो। मैं इस इंटरसेप्ट पर आने से पहले किसी भी पॉइंट के, चाहे सी के चाहे डी, किसी भी पॉइंट के, कहना है इसे कि सर एक तरीका और है साइड की लेंथ तक आने का, ए तक आने का एक तरीका और है। कौन सा सर? अगर सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले लाइन ए बी की, सी क्या है x1 y1 से मैं इस लाइन की, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास सी क्या है x1 y1 है ना, और लाइन क्या है आपकी सर? लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ये भी तो साइड ही होगी आपके किसकी? पैराबोला, मतलब उस स्क्वायर की। बिल्कुल सही बात। तो अगर यहाँ से मैं चीज़ें सोचना चाहूँ तो देखो क्या निकल कर आता है, बहुत गौर से देखिएगा सर। देखो ये कितना हो जाएगा 2x1 है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस y1 माइनस 17। मुझे नहीं पता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका क्या ले लेंगे? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना? 4 प्लस 1 5, तो कितना? अंडर रूट 5। शैला से कि सर ये जो लेंथ आई है, ये जो लेंथ आई है, ये भी आपके उसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि आपकी क्या है? साइड की लेंथ, जो कि आप कहेंगे क्या? ए। कोई परेशानी तो नहीं? मैं चाहूँ तो इसका स्क्वायर कर सकता हूँ सो दैट आई कैन गेट रिड ऑफ दिस मॉड थिंग। तो एक छोटा सा काम करते हैं सर, अंडर रूट 5 को उस तरफ ले जाते हैं। अंडर रूट 5 को उस तरफ ले गए तो कितना हो जाता है सर? ये आ जाता है रूट 5 टाइम्स ए। कोई परेशानी तो नहीं है? अब सर जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा? मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई बेसिकली गेट रिड ऑफ दिस मॉड थिंग, और उससे मुझे चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। अब फाइनली क्या एक छोटा सा कंक्लूजन और दिख रहा है कि सर y1 की जो वैल्यू है, y1 की क्या वैल्यू है सर? x1 स्क्वायर। क्या मैं वो भी रिप्लेस करके चीज़ें सोच सकता हूँ बहुत आराम से? देखो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस के। आप कुछ सोच पा रहे हो? बड़ी बेसिक सी बात है जनाब, ये आपकी लाइन सी डी की इक्वेशन है, यानी सी डी पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या यहाँ से मैं नहीं लिख सकता? सोच के देखो, सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी बात आप निकाल सकते हो यहाँ से। क्या अगर मैं x1 y1 पास करता हूँ तो कैन आई से सर y1 माइनस कितना, माइनस कितना? अगर इसे इधर ले आया तो 2x1 इज इक्वल टू के। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। ऐसा क्यों किया सर आपने? देखो भाई y1 माइनस 2x1, ऑल्दो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ध्यान से सोच के देखो। अगर y1 माइनस 2x1 के है तो 2x1 माइनस y1 क्या होगा? माइनस के। तो शैलाई से मैं से लिख सकता हूँ माइनस के माइनस 17 का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है। मैं स्क्वायर करूंगा लेकिन इस वाले पार्ट से, ताकि मुझे 3 टर्म्स के स्क्वायर से डील ना करना पड़े अननेसेसरीली। 2 वेरिएबल्स क्यों मैं एक्स्ट्रा इंक्रीज करूं? अब अगर आप स्क्वायर करते हो तो ध्यान से देखो, अगर आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करो या ना करो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर कर लेते हैं। तो k प्लस 17 का ये स्क्वायर है ना, तो करें या ना करें, क्योंकि a की एक वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है जो कि हमारे पास क्या है? ये है ना, a की एक वैल्यू, a स्क्वायर की जो वैल्यू, चाहे तो आप k की वैल्यू ले लीजिए, a की वैल्यू लीजिए, जिसमें भी सॉल्व करना है आप यहाँ से 2 इक्वेशन के थ्रू k और a निकाल लेंगे, जिससे फाइनली आप आंसर इवैल्यूएट कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट लें हम जो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, a की जो वैल्यू है हमारे पास, a की क्या वैल्यू है सर? a की जो वैल्यू है मैं यहीं से लिख देता हूँ। जो a की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है सर? ध्यान से देखना, दिस अपॉन अंडर रूट 5 है ना, ये किसकी वैल्यू है? a की। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? और ऑफ कोर्स इस नेगेटिव साइन को कॉमन लेके अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो आप इसे k प्लस 17 का भी मॉड लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा विशेष फर्क नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आप a की वैल्यू लिखते हो k प्लस 17 अपॉन अंडर रूट 5 है ना, k प्लस 17 अपॉन अंडर रूट 5 यहाँ रिप्लेस करता हूँ, कहीं भी रिप्लेस कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ करें, किससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं भी करो, यहीं कर लेते हैं। तो क्या किया, k प्लस 17 अपॉन अंडर रूट 5 का क्या हो जाने वाला है भाई? ऑफकोर्स ये स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ 5 ऑलरेडी है तो 5 को मैंने उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो 5 कितना हुआ? 20 प्लस 20k। कोई दिक्कत तो नहीं? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हमने इस 5 को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो 5 कितना हुआ? 20 प्लस 20k। बहुत बढ़िया। अब सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, कहीं भी रखते कुछ भी सॉल्व होता, फाइनली आपका आंसर आता। पर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसे तो देखो भाई ध्यान से, k प्लस 17 को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, अभी फिलहाल मैं नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि फाइनली करेंगे जब कर लेंगे, पर अभी मैं उसे 17 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। 17 इंटू 2 कितना होता है? 34। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाने वाला है 34k
विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, √5 का स्क्वायर भी कितना होगा 5, 5 इंटू 20 कितना, 5 इंटू 20 हो जाता है भाई 100। आई होप आप सब इस बात को समझते हो। और वो कितना हो जाएगा 100K। तो इवेंचुअली मैं जो फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ वो क्या दिखेगा, आई थिंक सर सीधी सीधी सी बात है, आपको एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है और इस क्वाड्रेटिक को हमें वर्कआउट करना है ना। अब क्वाड्रेटिक को जब वर्कआउट करना है तो मेरे ख्याल से चीज़ें सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि 17 का स्क्वायर ले लो, तो कितना होता है 289, राइट। 17 का स्क्वायर एक बार क्रॉस चेक कर लो, 289 ही होता है ना। मैं वैसे इधर लिख ले रहा हूँ 17 इंटू 17, तो 17 को लिख रहा हूँ मैं 10 + 7, है ना। देखना 17 का 10 टाइम्स कितना 170, और 17 का 7 टाइम्स, 7 का 7 49, 9 कैरी 4, 7 + 4 कितना 11, तो क्लियरली 289 आ रहा है, बिल्कुल सही। बस मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है आपका 289। अब 289 के साथ डील करना है इस क्वाड्रेटिक को, तो पहले क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम के तक पहुँच पाएँ। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, के स्क्वायर तो एज इट इज़ है, ठीक है सर, यू कीप के स्क्वायर एज इट इज़। और क्या चेंजेस हैं, 34K में से 100K सब्ट्रैक्ट किया, आई होप आप रियलाइज़ कर पा रहे हो। 34 + 6 कितना 40 + 60 600, है ना, तो ये हो जाएगा 66, जिसको लेकर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ये होगा -66K, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखेगा सर आपको -66 टाइम्स K। एक और छोटी सी चीज़ आपको दिख रही होगी जो कि क्या है, ध्यान से देखो सर, ये है 289 और 100 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या आप देख पा रहे हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये है 289 और अगर 100 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना होगा सर, ये होगा आपका +189 या -+189। तो इस तरीके से आपकी ये क्वाड्रेटिक बनकर आएगी, जो कि किस में क्वाड्रेटिक है, के में। क्या ये इक्वेशन बहुत सिंपल सी, सॉर्टेड सी, डायरेक्ट सी समझ आ रही है बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूँ तो क्या मुझे कोई सिंपल सा सोल्यूशन दिख रहा है, सर 66 को स्प्लिट करना है ना। अगर 66 को मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो देखो 189 और 66 में कुछ रिलेशन है क्या, क्योंकि मुझे दिख रहा है, देखना ध्यान से, 189 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है ना। अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं, आप मेरी हेल्प करोगे ये निकालने में कि देखो, हाँ देखो 180 आपको दिख रहा है, सुनना ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट सी पार्ट नोटिस हुई है, 180 + 9, है ना, 180 और 60। देखो एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट आपको दिख रहा होगा जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो आप क्या करो, आप 189 को फैक्टराइज कर लो, 189 को फैक्टराइज करोगे तो भी दिख जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ 189 को फैक्टराइज करने जितना दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचा जाए तो। कैसे सर, ध्यान से देखो, मैं के स्क्वायर को के स्क्वायर ही लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 63 - 3K। आप समझना मैंने क्या किया, 180, तो 3 × 60 180, 3 × 3 9, तो 189 हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। क्या आपको ये बात समझ आई, और ये कितना हो गया 189। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं। अब जब मैं फाइनली के की वैल्यू फिगर आउट करने वाला हूँ तो मैं के की वैल्यू को लेके क्या ओपिनियन रखता हूँ, सर एक फैक्टर तो बनेगा के की वैल्यू कितनी 63 लाता हुआ, और अगर यहाँ पर k - 63 चाहिए तो आपको -3 कॉमन लेना होगा, तो k की वैल्यू कितनी होगी -3। तो क्लियर सी बात है सर, जो आपका k आएगा, जो आपका k होगा वो क्या होगा, या तो 3 या 63। एंड बाय हैविंग द वैल्यू ऑफ k, अगर मुझे k की वैल्यू पता है, तो आई थिंक a की वैल्यू निकालना भी बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है। तो अगर k की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ रख दीजिए या फिर आप इस वाले एक्सप्रेशन में रख दीजिए, जहाँ आपको ठीक लगे, है ना। तो k की वैल्यू अगर मैं पास करता हूँ, जो कि क्या है 3 और 63, कहीं भी पास कर लीजिए, जहाँ भी आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से यहाँ पास करें तो चलेगा क्या, मतलब यहाँ से अगर मैं लिखूँ आपको, तो ये a स्क्वायर कितना है सर, a स्क्वायर टेक्निकली आपका है 20 टाइम्स k + 1, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा है ना। k की पहली वैल्यू में 63 पास करता हूँ, ध्यान से देखना भाई, 63 + 1 कितना, 63 + 1 64, अंडर रूट मत लेना, मतलब मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ही लेंगे। तो 63 + 1 64, तो ये हो जा रहा है 20, जो कि है 4 × 5, और 64 यानी 8 × 8। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जो कि किसके इक्वल है, a स्क्वायर के। तो यहाँ से जो a आने वाला है वो कितना होगा सर, वो होगा आपका +-, लेकिन a आपकी साइड की लेंथ है तो प्लस ही लीजिएगा। जब आप अंडर रूट लेंगे, है ना, जब आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट मत लो मेरी मानो तो, पर लेना है तो ले लो। ये कितना था 64 × 2, 64 का डबल कितना होता है 128, तो ये कितना हो जाता 1280, है ना। और अगर आपको a यानी साइड की लेंथ चाहिए होती तो वो भी आप निकाल लेते। मैंने a स्क्वायर इसलिए निकाला क्योंकि एरिया पर अगर बेस्ड क्वेश्चन आए तो या तो ये, या फिर 1 मिनट, आपके पास सर k की एक और वैल्यू थी,
के की एक और वैल्यू थी 3, 3 + 1 4, आई होप सही लिख रहा हूँ, 4 × 20 80 है ना। तो कितना आ जाता है, एक ए स्क्वायर कितना आ सकता था, एक ए स्क्वायर 80 भी आ सकता था। तो ए स्क्वायर आपके ये दो आ रहे थे और के आपके ये दो आ रहे थे। अब मैं फाइनली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं तो मिनिमम इंटरसेप्ट ऑफ लाइन सी डी, अब मुझे दो मिले थे सर 3 और 63, इनमें जो छोटा वाला है वो कौन सा है सर, आपका ऑप्शन ए। क्या इस बात से कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्या ये बात आप सभी को समझ आई। इसी के साथ साथ जब सेकंड वाला क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे थे तो क्या पूछ रहा था, द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, तो दो एरिया आए थे 80 और 1280, आई होप 1280 ही आया था, अगर मैं क्रॉस चेक करूँ तो 1280 ही आया था, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ आया, एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें सीधे सीधे सोचना था। बट के और ए जो हमने दो वेरिएबल्स पर बात की, आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका भी हो सकता था जिससे करने में इसमें कोई बुराई नहीं होती। बस करना यह था कि जितने भी क्लूज आपको पता हैं, जो जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन्हें अप्लाई करते हुए आंसर तक पहुंचा जाए। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स। हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती हमारे यहाँ। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम डिलीवर करते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके ये पैकेज जो कि 5 किताबों का कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 11th 12th मैथमेटिक्स का बेसिक से कवर करते हुए आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड लेवल की तैयारी करवाती है और एक यकीनन तौर पर अच्छी तैयारी करवाती है। आप बस नोट्स प्रॉपर बनाएं, इन लेक्चर्स को अटेंटिवली देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और रिवीजन करते रहें। बस यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। इन केस फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न रहता है, आप कमेंट में लिखा करिए, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। बस एक ही गुजारिश, इन वीडियोस को और लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी बेनिफिट हो सके इस प्रोग्राम से, इस प्रोडक्ट से। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ और डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।